So hello everyone and welcome to Wise IAS, your true companion in UPSC preparations. आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। इन इमरजेंसी प्रोविजंस के माध्यम में किसी भी आपदा या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे देश को बचाने के लिए जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, यस, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमने डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट करा था, उसको यूनिटरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तब से ही हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने यह समझा था कि ऐसी कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस हो सकती हैं, ऐसी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी फेल हो सकती है, या फिर जिसमें कुछ ऐसी इमरजेंसी आ सकती है जिसमें स्टेट ढंग से काम ना कर पाए, या फिर सेंटर को ही होली सोली सारी की सारी पास जो है वो अज्यूम करनी पड़े, या फिर प्रेसिडेंट जो है वो अपने आप ही लॉज बना सके बिना पार्लियामेंट का पूरा चैनल फॉलो किए। प्रेसिडेंट जो है वो अपने आप लॉज बना सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। A state of emergency in India refers to a period of governance that can be proclaimed by the President of India. तो ये इमरजेंसी कौन प्रोक्लेम करता है? ये प्रोक्लेम करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सर्टेन क्राइसिस सिचुएशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रोक्लामेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे इन द पीरियड ऑफ क्राइसिस, जब बहुत ही आपदा आ गई, राइट? Under the advice of the cabinet ministers, the president can overrule many provisions of the constitution, which guarantees fundamental rights to the citizens of India. तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, और जब वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं तो हमें जो फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं उनमें से हमारी कुछ राइट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं। द इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक। दीज प्रोविजंस एनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशंस इफेक्टिवली। यानी कि जो इमरजेंसी सिचुएशन आई, जो एबनॉर्मल सिचुएशंस आई, उनको इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स आ जाती है। द रैशनैलिटी बिहाइंड द incorporation is to safeguard the sovereignty, unity, integrity, and security of the country, the democratic political system, and the constitution. अब इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का कारण क्या था? इमरजेंसी सिचुएशन वो वाली सिचुएशंस होंगी, या क्राइसिस सिचुएशंस वो वाली सिचुएशंस होंगी जिसमें कि हमारे देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सवर्निटी, या फिर हमारे देश का खुद ब खुद पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ताक पर लग जाए, वो रिस्क में आ जाए, राइट? तो उनको हैंडल करने के लिए ये बनाई गई। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी है वो तीन तरीके की है। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, और फिर है फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे पहले इनमें से हम डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। सो कीप इट इन माइंड, सिर्फ तीन कारण हैं जिन वजह से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जा सकती है, दैट इज वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर आर्म्ड रिबेलियन। The Constitution employs the expression proclamation of emergency to denote an emergency of this type. तो इस तरीके की इमरजेंसी को डिनोट करने के लिए प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी वर्ड जो है यूज करा गया है। अब आ जाइए ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन। क्या क्या ग्राउंड्स रहेंगे जिनके बेसिस के ऊपर ये इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी जा सकती है? अंडर आर्टिकल 352, the president can declare a national emergency when the security of India or a part of it
इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ 3 कारण हो सकते हैं जिन वजह से ये नेशनल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर करी जा सकती है। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर, आर्म्ड रेबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। ये होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वॉर हो ही हो, जरूरी नहीं है एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन एक्चुअली में हो जाए और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट वेट करे कि भैया कब ये चीज होगी तब मैं इमरजेंसी डिक्लेयर करूं। बस ये लगना कि भैया वॉर हो सकती है, आर्म्ड रिबेलियन हो सकता है या एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, सिर्फ ये लगने काफी से ही प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। When a national emergency is declared on the grounds of war or external aggression, it is known as external emergency. तो वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, इनमें से 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बाहरी सोर्सेस की तरफ से या बाहरी फोर्सेस की तरफ से हमारे देश में होते हैं, तो इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी भी कहते हैं। ये जो हो रही है वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, ये हमारे देश के बाहर वाले सोर्सेस हैं जिस वजह से ये चीजें हो रही हैं और जिस वजह से ये इमरजेंसी लगाई जा रही है। ऑन द अदर हैंड, when it is declared on the grounds of armed rebellion, it is known as internal emergency। तो अगर आर्म्ड रेबेलियन, हमारे देश के अंदर ही हथियार लेके लोग, हमारे देश के लोग हथियार लेके या फिर कुछ ऐसे लोग जो हमारे देश के अंदर हथियार लेके हमारे देश की सरकार को गिराने के लिए या उसके खिलाफ या किसी भी चीज के खिलाफ धावा बोल दे, हल्ला बोल दे, तो उसको इंटरनल इमरजेंसी बोलेंगे अंडर द नेम ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। द टर्म आर्म्ड रेबेलियन is inserted from the 44th amendment. Before the term it was known as internal disturbance। पहले इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता था, पर अब इसको आर्म्ड रेबेलियन बोला जाता है। एग्जाम्पल्स देखें, इफ इंडिया एंड पाकिस्तान ओपनली एक्सेप्ट दैट दे विल यूज आर्म्ड फोर्सेस अगेंस्ट ईच अदर, इट इज सिंपली अ वॉर। जब 2 देश आपस में ये बोलें कि भैया मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी डिफेंस फोर्सेस को यूज करके तुम पर हवा बोलूंगा, हमला करूंगा, तो उसको वॉर कहते हैं। लाइक दैट ऑफ यूक्रेन एंड रशिया, राइट? If there is no formal declaration that there will be armed forces used against a country, it's external aggression। तो फॉर्मली हमने नहीं बोला कि भैया हम तुम अपनी फोर्सेस आपके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, पर हम कर रहे हैं, इसको एक्सटर्नल एग्रेशन बोलेंगे। एंड इफ बिकॉज ऑफ दीज 2 ग्राउंड्स एन इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड एज एन एक्सटर्नल इमरजेंसी, तो इन 2 ग्राउंड्स के ऊपर अगर इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहेंगे। क्या आपको पता है 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 मेड द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि इस पर जुडिशियल रिव्यू 38th अमेंडमेंट के बाद नहीं करा जा सकता था। बट दिस प्रोविजन वॉज सब्सिक्वेंटली डिलीटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, राइट? In Minerva Mills case 1980, the Supreme Court held that national emergency can be challenged in the court on the grounds of malafide, or that the declaration was based on wholly extraneous and irrelevant facts। तो सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का पार जो है वो इसके ऊपर रहेगा और वो इसको कह सकते हैं कि भैया ये तो तुमने डिस्क्रिशनरी, बिना किसी कारण के या बेफालतू कारणों की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब बात आती है पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन के। अब बेसिकली भैया प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी तो डिक्लेयर कर दी, तो पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी तभी ये एग्जिस्टेंस में रहेगी, और कितनी देर एग्जिस्टेंस में रहेगी आइए देखिए। The proclamation of emergency must be approved by both the houses of parliament within 1 month from the date of its issue। तो जब proclamation declare करा गया उसके 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट की तरफ से इसको अप्रूव करना बहुत जरूरी है। However, if the proclamation of emergency is issued at the time when Lok Sabha has been dissolved or the dissolution takes place during the period of 1 month
without approving the proclamation, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha has in the meantime approved it. यानी कि जब मान लीजिए लोकसभा सेशन में ही नहीं है, या फिर जब इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गया, प्रोक्लामेशन डिक्लेयर कर दिया गया और उसके मीन वाइल लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो 30 दिन के अंदर भैया राज्यसभा तो इसको अप्रूव करना बहुत जरूरी है। राज्यसभा इसको अप्रूव करेगी और फिर जब लोकसभा नया सेशन बैठेगा, जब नई लोकसभा बैठेगी, तब से लेके 30 दिन के अंदर अंदर इस इमरजेंसी का, इस प्रोक्लामेशन का लोकसभा में अप्रूव होना जरूरी है। अगर राज्यसभा ने अप्रूव ही नहीं करा तब ये प्रोविजन वैलिड नहीं है। इन द मीन टाइम जब तक लोकसभा का नया सेशन बैठ रहा है और जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो, वहां से लेकर जब लोकसभा का नया सेशन बैठा तब तक राज्यसभा को तो 30 दिन के अंदर उसको अप्रूव करना है ही है। मतलब इन एनी केस राज्यसभा इमरजेंसी को, प्रोक्लामेशन को 30 दिन के अंदर अप्रूव करेगी ही करेगी। पर अगर लोकसभा सेशन में नहीं है और लोकसभा जब सेशन में आ रही है उसके बाद 30 डेज के अंदर भैया इसको अप्रूव करना होगा। Every resolution approving the proclamation of emergency or its continuance must be passed by either House of Parliament by a special majority. तो ये अप्रूवल जो है स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। And we are left with this point. If approved by both the houses, the emergency continues for 6 महीने and can be extended to an indefinite period with an approval of the parliament for every 6 months. तो भैया जो अप्रूवल इन्होंने दिया था, लोकसभा या राज्यसभा ने अप्रूव करा था, तो मैक्सिमम इट कैन एक्सटेंड फॉर 6 मंथ्स। वो 2 महीने भी दे सकते हैं, 3 महीने भी के लिए अप्रूवल भी दे सकते हैं, पर मैक्सिमम अप्रूवल जो है वो 6 महीने का मिले और हर 6 महीने के बाद इनको दोबारा से इसको अप्रूव करना होगा, राइट। Next is your revocation of proclamation. A proclamation of emergency may be revoked by the president at any time by a subsequent proclamation. Such proclamation do not require parliamentary approval. तो भैया इमरजेंसी जब प्रेसिडेंट साहब ने डिक्लेयर करी तो पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव करा कि भैया हाँ हम अप्रूव करते हैं कि ये जो इमरजेंसी है ये लग सकेगी, ये 6 महीने के लिए वैलिड है, ये 2 महीने के लिए वैलिड है, ये 3 महीने के लिए लगा दी जाए। पर जब ये इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने वापस ली तब पार्लियामेंट्री अप्रूवल नेसेसरी नहीं है। द इमरजेंसी मस्ट बी रिवोक्ड इफ द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन बाय अ सिंपल मेजॉरिटी डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूशन। तो जब हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं भैया ये इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए, तो उसको प्रेसिडेंट रिवोक करेंगे। अब आइए भैया effects of national emergency. A proclamation of emergency has a drastic and wide-ranging effect on the political system. अब ये consequences can be grouped into 3 categories. तो इसको हमने 3 categories में divide करा। Effects on the center or state relations. While a proclamation of the emergency is in force, the normal fabric of center और state का relation जो है ये बहुत सा change हो जाता है। This can be studied under various heads. सबसे पहले अगर एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, सेंटर becomes entitled to give executive directions to a state on any matter. यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस देने की पावर सारी की सारी सेंटर के पास। लेजिस्लेटिव चेंजेस क्या आएंगे? द पार्लियामेंट becomes empowered to make laws on any subject mentioned in the state list. तो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी पार्लियामेंट जो है लॉ बना पाएगी। The president can issue ordinance on the state subject also. President जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट्स पर भी। If the parliament is not in session, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो भैया प्रेसिडेंट ही है जो लॉ बनाएंगे। If there is a need, there is a emergency, there is a crisis, लॉ बनाने की जरूरत है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो भैया कौन ऑर्डिनेंस इशू करेगा? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करके लॉ बना सकते हैं। द लॉज मेड ऑन स्टेट सब्जेक्ट बाय द पार्लियामेंट बिकम्स इनऑपरेटिव 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू बी इन ऑपरेशन। तो जो लॉ भैया पार्लियामेंट ने बनाए वो 6 महीने के बाद इनऑपरेटिव हो जाएंगे जब इमरजेंसी खत्म हो गई। फाइनेंशियल पॉइंट्स में
क्या चेंजेस आएंगे? द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो प्रेसिडेंट अमेंड कर सकते हैं कि किस तरीके से रेवेन्यू इन दोनों में शेयर करे जाएंगे। Effect on the life of Lok Sabha and the state assembly. While a proclamation of national emergency is an operation, the life of Lok Sabha may be extended beyond the normal term of 1 year at a time. However, this extension cannot continue beyond a period of 6 महीने after the emergency has ceased to operate. तो लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली का टाइम मान लीजिए 5 साल खत्म हो गया, तो इसको बढ़ा के इमरजेंसी के दौरान इसको बढ़ा के 6 साल तक लेके जाया जा सकता है। और 6 साल में भी अगर इमरजेंसी खत्म नहीं हुई, इसको फिर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और जब इमरजेंसी खत्म कर दी गई, मतलब इन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए इसको एक एक साल करके एक टाइम पे 1 साल बढ़ाएंगे। और जब इमरजेंसी खत्म हो गई, उसके 6 महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन हो जाएगा। Similarly, the parliament may extend the normal tenure of the state legislature assembly by 1 year each time during a national emergency, subject to a maximum period of 6 महीने after the emergency has ceased to operate. तो दोनों के केस में ये बिल्कुल सेम रहेगा। अब बात आती है इफेक्ट्स ऑन दी फंडामेंटल राइट्स। जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है, इसने फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से इफेक्ट करा। आर्टिकल 358 और 359 जो हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट्स। ये जो दो प्रोविजन हैं, ये इस तरीके से सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। According to Article 358, when a proclamation of national emergency is made, the 6 fundamental rights under Article 19 are automatically suspended. ये सारी की सारी सस्पेंड हो जाएंगी। Article 19 is automatically revived after the expiry of the emergency. तो जब आर्टिकल ये इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, तो आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं, ये सारे सस्पेंड हो जाएंगे। और जब इमरजेंसी खत्म होगी, ये ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएंगे। The 44th Amendment Act laid out the Article 19 can only be suspended when the national emergency is laid on the grounds of war or external aggression and not on in the case of armed rebellion. यानी कि हमारे नेशनल इमरजेंसी लग रही थी 3 कारणों के ऊपर: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। तो जब एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी, एक्सटर्नल कारणों की वजह से इमरजेंसी होगी, तब आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड हो जाएगा। पर जब आर्म्ड रेबेलियन होगा, तब आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड नहीं होगा। सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 359, the president is authorized to suspend by order the right to move to any court for the enforcement of fundamental rights during a national emergency. Thus, remedial measures are suspended and not the fundamental rights. तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं हो रही हैं, बस उसको एनफोर्स करने के लिए जो रेमेडी हमें मिल रही थी, वो सस्पेंड होगी। दिस सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट relates to only these fundamental rights that are specified in the presidential order. तो उन्हीं फंडामेंटल राइट्स के लिए जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में नोटिफाई करी जाएंगी। दिस सस्पेंशन कुड बी फॉर अ पीरियड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी और फॉर अ शॉर्टर पीरियड, जब तक इमरजेंसी चल रही है तब तक, या फिर उससे कम पीरियड के लिए। द ऑर्डर शुड बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल। तो ऑर्डर जो है वो अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में जाएगा। The 44th Amendment Act mandates that the President cannot suspend the right to move the court for the enforcement of fundamental rights guaranteed by Article 20 और Article 21। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को किसी भी केस में सस्पेंड नहीं करा जाएगा। Declarations made so far. The type of emergency has been proclaimed 3 times so far. ये 1962 में, 1971 में और 1975 में। The first proclamation of national emergency was issued in October 1962 on account of Chinese aggression in the Nepha and was enforced till January 1968. Second proclamation जो था was made on December 1971 in the wake of attack by Pakistan.
Even when the emergency was in operation, the third proclamation of national emergency was made in June 1975. Both the second and third proclamations were revoked in March 1977. तो भैया ये हुआ हमारा नेशनल इमरजेंसी। अब करेंगे प्रेसिडेंट्स रूल। Article 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried out in accordance with the provisions of the constitution। तो प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो हमारे संविधान में चीजें लिखी गई, उसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नेंस हर एक स्टेट में होगी। बिल्कुल ठीक। अब भैया जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बाईपास कर दिया जा रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो स्टेट में फेल हो जाएगी, तब क्या किया जाएगा? प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ it is the duty in the performance of which the center takes over the governance of the state under article 356 in the case of failure of the constitutional machinery in a state। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है जब स्टेट में फेल हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज ले लेगी। दिस इज पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल। इसको पॉपुलरली प्रेसिडेंट का रूल कहा जाता है। ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन इसमें क्या रहेंगी? आर्टिकल 356 empowers the president to issue a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried out in accordance with the provisions of the constitution। यानी कि संविधान के अंदर रहकर इन गवर्नमेंट की प्रोविजंस को जो है वो इजीली कैरी आउट नहीं करा जा सकता। आर्टिकल 365 says that whenever a state fails to comply with or give effect to any directions from the center, it will be lawful for the president to hold that situation has arisen in which the government of the state cannot be carried out in accordance with the provisions of the constitution। सेंटर ने स्टेट को भैया कोई डायरेक्शन दी, अब वो डायरेक्शन जो है स्टेट फुलफिल नहीं कर पा रही, स्टेट फॉलो नहीं कर रही, इधर डेलिबरेटली और अदरवाइज, तो ये सिचुएशन सफिशिएंट रहेगा, ये कारण सफिशिएंट रहेगा इमरजेंसी इंपोज करने के लिए। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। A proclamation imposing president's rule must be approved by both the houses of parliament within 2 months from the date of issue। तो 2 महीने के अंदर इसको जो अप्रूव कर दिया जाएगा। However, if a proclamation of president rules is issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved or the dissolution of the Lok Sabha take place during the period of 2 months। तो जब लोकसभा का डिसोल्यूशन जो है इसका 2 महीने की जब प्रोक्लामेशन इशू हो गया, लोकसभा का जो डिसोल्यूशन है इन द मीन वाइल जो है वो डिसॉल्व हो गई, तो तब उस केस में विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लामेशन देन द प्रोक्लामेशन सर्वाइव्स अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोक्लामेशन जो है वो 30 days बाद तक सर्वाइव करेगी, प्रोवाइडेड दैट द राज्यसभा अप्रूव्ड इन द मीन टाइम। यानी कि जब प्रोक्लामेशन डिक्लेयर हुआ और उसके तुरंत बाद 60 days के अंदर इनको दोनों हाउसेस को अप्रूव करना होगा उस प्रोक्लामेशन को। अब मान लीजिए इन द मीन वाइल लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई, लोकसभा जब डिसॉल्व हो गई तो उसके रिकॉन्स्टिट्यूशन के 30 days के अंदर इसको अप्रूव करना। लोकसभा इन द मीन वाइल डिसॉल्व हो गई, भैया राज्यसभा को तो उस टाइम में अप्रूव करना ही है, पर लोकसभा जब रिकॉन्स्टिट्यूट होगी उसके 30 days के अंदर अंदर उसको भी अप्रूव करना होगा। Consequences of President Rule। The President acquires the following extraordinary powers when the President's rule is imposed in a state। तो प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स आएंगी? He can take up the functions of the state government and powers vested in the governor or any other executive authority in the state। तो प्रेसिडेंट के पास ये सारी पावर्स आ जाएंगी, पावर्स वेस्टेड विद द गवर्नर या फिर किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की पावर, वो सारी प्रेसिडेंट के पास आएंगी। He can declare that the powers of the state legislature are to be exercised by the parliament। तो भैया एग्जीक्यूटिव पावर्स तो सारी डायरेक्टली प्रेसिडेंट ने ले ली। अब लेजिस्लेशन की जो पावर है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं कि लेजिस्लेशन की पावर्स अब पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी। ही कैन टेक ऑल अदर नेसेसरी स्टेप्स इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू एनीबडी
or authority in the state. तो he can take all the necessary steps. सारे के सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं फॉर द सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड करा जा सकता है रिलेटिंग टू एनीबडी और अथॉरिटी इन द स्टेट। अब बात आती है स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू की। The 38th Amendment of the 1975 made the satisfaction of the President in invoking Article 356 final and conclusive, which would not be challenged in court on any ground. तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर को प्रेसिडेंट के हाथ से ले लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के हाथ से ले लिया गया कि प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का पावर इसमें नहीं रहेगा। जब प्रेसिडेंट को लगे जो वो जब मर्जी इमरजेंसी स्टेट में इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगा दे, स्टेट इमरजेंसी लगा दे। पर दिस प्रोविजन वाज सब्सिक्वेंटली डिलीटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, implying that the satisfaction of the president is not beyond judicial review. Parliamentary approval and duration. A proclamation during financial emergency must be approved by both the houses. तो बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब आती है जब स्टेट अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में सक्षम नहीं हो रही। तो हमारे फाइनेंसेस जो हैं वो सही से मैनेज नहीं हो रहे, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी a proclamation of the financial emergency must be approved by both the houses of the parliament within 2 months from the date of its issue. However, if the proclamation of financial emergency is issued and at the time when Lok Sabha has been dissolved or the dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of 2 months without approving the proclamation, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided that the Rajya Sabha has in meantime approved it. तो exactly same as of president rule. Once approval by both the houses of the parliament, the financial emergency continues indefinitely till it is revoked. और अगर जब दोनों हाउसेस पर द बेसिक चेंजेस जब दोनों हाउसेस ने अप्रूव कर दिया, तब ये इंडेफिनेटली चलती रहेगी जब तक इसको वापस नहीं लिया गया। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन ओवर द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द स्टेट। तो भैया जब स्टेट अपने फाइनेंसेस को ही मैनेज नहीं कर पा रही, स्टेट अपने फाइनेंसेस को ही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर यूनियन स्टेट के फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर अपना कंट्रोल लगा देगा। रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट। तो स्टेट के अंदर जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनके सैलरीज और अलाउंसेस कम कर दिए जा सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली इसमें हम स्टेट लेजिस्लेचर को या उसकी पावर्स को पार्लियामेंट को नहीं दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं भैया स्टेट लेजिस्लेचर काम करेगी और जो मनी बिल्स होंगे वो रिजर्व किया जाएंगे प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। Direction from the President for a reduction of salaries and allowances of all or any class of person serving the Union and the judges of the Supreme Court and High Court. तो यूनियन के जो अंदर काम कर रहे हैं लोग, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, इनकी भी सैलरीज को रिड्यूस कर दिया जा सकता है। अब बात आती है ये इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो डाल दी गई। तो बेसिकली इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए ये जो प्रोविजंस डाली गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में या प्रेसिडेंट के हाथ में एक ऐसी तलवार दे दी गई, वो जब चाहे किसी का यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का गला काट। तो प्रेसिडेंट जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन को काट सकता है थ्रू दी प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी। तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं ये डाली तो अच्छे के लिए गई थी, पर इसमें कुछ बुरी चीजें भी देखी गई। Some members of the Constituent Assembly criticized the incorporation of emergency provision in the Constitution on the following grounds. The federal character of the Constitution will be destroyed and the Union will become all powerful. तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है
वो ही डिस्ट्रॉय कर दिया भैया। एक साइड में हम बोल रहे हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, और इमरजेंसी के जरिए हम उसको ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। The powers of the state, both the union and the units, will entirely be concentrated in the hands of the union executive। तो पूरी की पूरी पावर जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव में आ जाएगी। तो भैया ये तो अपने आप को जब मर्जी ताकतवर, क्या अपने आप को जब मर्जी बलवान बना ले। द प्रेसिडेंट विल बिकम अ डिक्टेटर। तो प्रेसिडेंट जब चाहे कुछ भी कर सकता है, वो तो डिक्टेटर बन जाएगा। तो मोनार्क और डेमोक्रेसी में क्या अंतर रह जाएगा। द फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट विल बी नलिफाइड। तो स्टेट की फाइनेंशियल अथॉरिटी जो है वो नलिफाइड हो जाएगी। उनके पास पावर ही नहीं है भैया। फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में हम सारे के सारे मनी बिल्स भी सेंटर के लिए रिजर्व कर रहे हैं, तो स्टेट की फाइनेंशियल पावर्स जो है वो नलिफाई हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स विल बिकम मीनिंगलेस एंड एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिक फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिस्ट्रॉयड। तो फंडामेंटल राइट्स से भैया हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। While defending the emergency provision in the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar accepted the possibility of their misuse. He observed, उन्होंने बोला, डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि भैया मैं मानता हूं कि इसको मिसयूज करा जा सकता है, पर उन्होंने बोला आई डू नॉट ऑल टुगेदर डिनाई दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आर्टिकल्स बीइंग अब्यूज्ड और एम्प्लॉयड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। उन्होंने बोला कि भैया ये जो आर्टिकल्स हैं इनको अब्यूज भी करा जा सकता है, इनको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए अपने मेलाफाइडली विद मेलाफाइड इंटेंट इनको रैंडमली या डिस्क्रिशनली या डिक्टेटर के तरीके से यूज भी करा जा सकता है। पर भैया करा क्या जाए जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ही फेल हो जाएगी। तो आप ऐसे सिचुएशन को सोच कर देखिए जब हमारे देश में वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन आ जाए और स्टेट मनमानी करे कि भैया हम तो ऐसे ही चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में 4 बच्चे हैं और घर में कुछ ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, उस टाइम पे घर के जो मुखिया हैं उनको ही पावर नहीं दी गई कि आप फाइनेंसेस को मैनेज कीजिए। और हर एक बच्चा जो है, एक कह रहा है भैया मैं तो आईपैड लूंगा, दूसरा कह रहा है मैं तो मैकबुक लूंगा, तीसरा कह रहा है मैं तो आईफोन लूंगा, और चौथा बेचारा चुपचाप बैठा है, वो कह रहा है भैया हमारे घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम तो खर्चा कंट्रोल करेंगे। तो बेसिकली अगर एक बच्चा कंट्रोल कर भी रहा है उस खर्चे को और 3 एक्स्ट्रा वेजेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो क्या उस फाइनेंशियल इमरजेंसी को कंट्रोल करा जा सकता है? नहीं, एग्जैक्टली नॉट। तो उन चारों बच्चों से फाइनेंशियल पावर लेके घर के मुखिया को, घर के फादर को दे देनी चाहिए कि भैया अब फाइनेंशियल आप कंट्रोल कीजिए, वी आर अनएबल टू कंट्रोल, वी आर अनएबल टू टैकल दिस सिचुएशन। तो फाइनेंसेस जो है वो आप कंट्रोल कीजिए ताकि हम इस सिचुएशन से बाहर आए और जो हम चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, उस सिचुएशन से बाहर आने के बाद हम जैसे चाहते हैं वैसे चल पाए। तो घर के मुखिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो उस सिचुएशन में से उन सारे बच्चों को अच्छे से बाहर निकाले। तो इसी तरीके से जब स्टेट्स के पास फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जब स्टेट्स में फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, तो ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टेट्स को उससे बाहर निकाले। जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ही फेल हो जाए, तो ये सेंटर की ड्यूटी बनती है कि भैया आपको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट का सारा चार्ज टेक ओवर करना है। जब तक वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सही नहीं हो जाती या सिचुएशंस अंडर कंट्रोल नहीं आ जाती, तब तक आप उसको अपने कंट्रोल में रखिए, और जब वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगी तो भैया फिर से वहां वो चीज रिस्टोर कर दीजिए। ऐसा तो है ही नहीं कि जब इमरजेंसी लगा दी तो उसको दोबारा पुरानी सिचुएशन को रिस्टोर नहीं किया जा सकता। उस सिचुएशन को रिस्टोर करा जा सकता है, पर उस इमरजेंसी के पीरियड के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या प्रेसिडेंट के पास वो सारी पास आ जाएंगी ताकि वो उस सिचुएशन को, वो उस क्राइसिस की सिचुएशन को नॉर्मल कर दे। इसी तरीके से हमारी एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी, आर्म्ड रेबेलियन के, जो इंटरनल इमरजेंसी हमारी थी वो आर्म्ड रेबेलियन की थी, एक्सटर्नल इमरजेंसी जो थी वो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस के ऊपर। जब युद्ध लग जाए तो उस केस में भैया जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो तो सेंटर की काम करेंगी, और कोई एक स्टेट कहे कि भैया मैं तो डिफेंस फोर्सेस को यहां से जाने नहीं दूंगा, तब क्या होगा? तो यही कारण था कि सेंटर के पास सारी की सारी पास आना बहुत जरूरी है।
और उस टाइम पे अगर कोई बोले कि भैया हमारे तो फंडामेंटल राइट्स का खनन हो रहा है, आप तो हमें फ्रीली कहीं घूमने नहीं दे रहे हो, बाहर कर्फ्यू लगा है, और मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आई हैव द राइट टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप तो मुझे जाने नहीं दे रहे हो, मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रेंज हो गया, तो भैया इमरजेंसी के केस में ये फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। ये राइट नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार मुझे ही प्रोटेक्ट करना चाह रही है और मुझे बाहर जाना मेरे लिए रिस्की है। तो ये सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस डाली गई। तो बेसिकली इमरजेंसी प्रोविजन से प्रीलिम्स बेस्ड बहुत कम क्वेश्चंस बनेंगे, पर आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। आपसे किसी एक इमरजेंसी के बारे में भी डिटेल्ड प्रोविजंस पूछ ली जाएंगी, या फिर तीनों इमरजेंसी को आपस में कंपेयर करवा दिया जाएगा। तो बेसिकली आपके लिए क्वेश्चंस जो बनेंगे वो इसी तरीके से बनेंगे कि एनुमरेट द वेरियस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इमरजेंसी, या फिर आपसे इमरजेंसी का क्रिटिसिज्म पूछ लिया जा सकता है, या फिर आपको बोल दिया जाएगा क्रिटिकली इवेल्युएट कीजिए कि इमरजेंसी प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई उनका फायदा क्या है या उनका नुकसान क्या है। यानी कि आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस दोनों एक साथ लिखने होंगे। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस डाली गई इमरजेंसी की, इनके कुछ फायदे तो हैं ही और कुछ नुकसान भी हैं। तो कीप इन माइंड एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो थे उनका एक विजन था कि कभी भी ऐसा एक सिचुएशन आ सकता है जब हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो सकती है, फाइनेंशियल जो मशीनरी है वो फेल हो सकती है, या फिर हमारे देश के अंदर वॉर हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है। तो ऐसी चीजों की वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पे ये इमरजेंसी प्रोविजन ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। इसको कई बार जुडिशियल रिव्यू के वो एस्पेक्ट से सुप्रीम कोर्ट की पास जुडिशियल रिव्यू की जो है वो भी उससे छीन ली गई, पर दोबारा उसको रिस्टोर करा गया। तो जुडिशियल रिव्यू की पार इसके लिए चेक है, इट इज द चेक कि प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी या एक डिक्टेटर बन के उन पास को इस्तेमाल ना करे। तो बेसिकली हमारी इमरजेंसी प्रोविजन जब प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन फॉर इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो भैया उस टाइम पे जुडिशरी कैन चेक, द जुडिशरी हैज द पावर टू चेक, इट इज द पावर ऑफ enshrined in the constitution for judicial review. The Supreme Court has the power to review whatever done by the executives. Whatever done by the executives is constitutional or not. तो बेसिकली प्रेसिडेंट का डिसीजन जो था इन रिलेशन टू दी प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए जो प्रेसिडेंट का डिसीजन था ये डिस्क्रिशनरी था या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल था या फिर वैलिड था। इसको चेक करने के लिए जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज किया जा सकता है और जुडिशरी कैन से कि ये इमरजेंसी आपने वैलिडली लगाई या फिर नहीं लगाई। तो इस तरीके से हमारी इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो खत्म होती है। आई होप आपको ये सारी प्रोविजंस अच्छे से समझ आई होंगी और हमने डिटेल में इनकी प्रोविजंस को, इनके जो कंटिन्यूएंस है, इसका अप्रूवल जो है बाय द पार्लियामेंट वो भी देखा। तो कीप इन माइंड तीनों की तीनों इमरजेंसीज में अप्रूवल जो है वो बहुत जरूरी है। जब लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा इन द मेन टाइम उसको अप्रूव करेगी और जब लोकसभा दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को भी अप्रूव करना जरूरी है। और अगर लोकसभा या फिर राज्यसभा इसको अप्रूव ना करे तो इमरजेंसी का रेवोकेशन जरूरी है, तब इमरजेंसी नहीं रह सकती। लोकसभा की लाइफ को हमने पढ़ा कि 1 साल तक एक टाइम पे बढ़ाया जा सकता है, एक टाइम पे 1 साल के लिए, पर जब इमरजेंसी रिवोक हो गई उसके 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा डिसॉल्व होगी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू आर एंजॉयिंग लर्निंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली और आपको मजे से ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस अच्छे से समझ आ रही होंगी।
आई प्रॉमिस कि कॉन्स्टिट्यूशन को देखने का आपका नजरिया मैं बदल दूंगा और बड़े अच्छे से और बड़े आसान तरीके से आपको ये सारी प्रोविजंस समझ आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।